अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से भारतीय मईशत पर भी बुरे असरात पड़े हैं और मोदी सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक के मुताबिक भारत को जिस इक्तिसादी सुस्त रवि का सामना है उसकी मिसाल पिछले 70 साल में नहीं मिलती। उधर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंचे। पेरिस में मोदी की आमद पर यूनेस्को हेडक्वार्टर के सामने कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और यूरोप भर की सिख कम्युनिटी के लोगों ने मोदी के खिलाफ मुजाहिरा किया। G7 समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मसला कश्मीर पर बात करेंगे। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि वाशिंगटन मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल को गहरी नजर से देख रहा है। सदर ट्रंप मोदी से समिट की साइडलाइन पर मुलाकात करेंगे। उधर फ्रांस ने भी जोर दिया है कि भारत कश्मीर के मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल करे। मकबूजा कश्मीर में 20वें रोज भी कर्फ्यू जारी है। ऐसे में जब आलमी सतह पर भारत को एक ही सवाल का सामना है तो क्या अब कश्मीर का मसला हल होगा, कुछ हालात बेहतर होंगे? हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। हमारा सवाल इस तरह से है, मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल, भारतीय मईशत 70 साल की सुस्त तरीन सतह पर, मोदी G7 इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए, फ्रांस में एहतजाज का सामना। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दुनिया भारत पर कश्मीर के मामले पर दबाव डालने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मोहित यूसुफ साहब की तरफ जाएंगे। मोहित साहब, इन सारे मामलों पर गहरी नज़र भी आप रखते हैं। ये जो अब सारी सूरत हाल बन रही है, जो एहतजाज का सिलसिला जारी है दुनिया भर में, कुछ न कुछ भारत से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं बहुत सी पाबंदियों के बावजूद। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब, अगर आप ये पूछ रही हैं दबाव डाल सकते हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है कि आलमी दुनिया में भारत पर इतना दबाव सर जंग के बाद मैंने तो कम अज़ कम कभी नहीं देखा। मगरबी प्रेस, मगरबी मीडिया, बहुत से ममालिक जो हमेशा भारत की एक तरफी करते हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि भारत पे दबाव डाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इक़दाम ऐसा उठाया है। और उसके बाद वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ का मामला, जो इस वक्त वो कर्फ्यू, ना खाना, ना पानी, ना बात, ना शीत, तो उस सिलसिले में दुनिया के पास चारा कोई नहीं। आपने देखा है कि उनको हिटलर जैसे शख्स से तशबीह दी गई है और इजरायली अखबार ने और मगरबी दुनिया में, तो दबाव तो भारत पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस दबाव से भारत अपना रवैया बदलेगा या इस मामले को इस पे नजरसानी करके रिवर्स करेगा, उसकी मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए, ये भारत का इकदाम, मोदी सरकार का इकदाम एक आइडियोलॉजिकल मूव है। आप इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ें, आप समझें ये कहां से आ रहे हैं, तो आपको नजर आता है कि वहां तो इस वक्त अगर ब्लड शेड भी हो जाए, खून रेजी भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है वो रुकने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान की सफारतकारी, मुझे लगता है कि इस दफ़ा काफ़ी कामयाबी हुई है हमें, कि दुनिया में ये बात बावर कराई जा रही है कि कश्मीर का मामला, इंसानी हकूक़, आपको वो दहशतगर्दी से जो भारत लिंक जोड़ता नज़र आता था, वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान कामयाब हो रहा है अपनी सफारतकारी में, वैसे वैसे ये इम्कान बढ़ता जा रहा है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे ऐसी होगी जिससे दोबारा मामलात जो हैं वो उस तरफ चले जाएं कि पाकिस्तान का नैरेटिव ना चल सके। तो ये एक बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है, दबाव बहुत है, कश्मीर में रेजिस्टेंस होगी क्योंकि कश्मीरी नौजवान भारत के साथ नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान, कश्मीर, वो बाकी मामले अपनी जगह, लेकिन भारत सरकार का रवैया मोदी साहब के नीचे मुझे बदकिस्मती से तब्दील होता भी नजर नहीं आता। आप नहीं समझते, आप समझते हैं कि दबाव बहुत है लेकिन भारत का रवैया आपको बदलता हुआ नहीं नजर आता। महमल की तरफ हम जाएंगे। महमल, आपके ख्याल में ये जो दुनिया भर से रिएक्शन आ रहा है, ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली है आपके ख्याल में? देखिए, मैं भी इसमें नहीं का ऑप्शन ही लूँगी। और बात ये सही है कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा उठाया। इवन भारत के अंदर आप को अगर पता हो कि आज जो है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के लीडर है, वो और 11 और अपोजिशन के लीडर्स आज दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट लेकर गए। वो देखना चाहते थे कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उन्हें श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। उसके अलावा एक यूएन ने रिपोर्ट जारी की है, एक लिस्ट जारी की है, शेमफुल लिस्ट उन्होंने 38 कंट्रीज़ की, कि जो वो कहते हैं कि जो उनके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ यानी कि यूएन के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके खिलाफ वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्शन ले रही हैं।
उनमें भारत का नाम भी है। तो इंटरनेशनलाइज तो हुआ है ये इशू। और फिर अभी रिसेंटली एक स्टोरी भी आई है कि उधर की जो भारतीय फ़ौज है वो उनको कह रही है कश्मीरियों को कि जय हिंद के नारे लगाएं, और जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया और गालिबन कलमा पड़ा तो फिर उनको मट्टी जो है वो चटवाई गई। इस तरह के मजालिम की खबरें भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। फ्राइडे प्रोटेस्ट हुई कल, उसकी भी वीडियोस आई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने, बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो काफ़ी हाईलाइट कर रहा है। भारत का अपना मीडिया बहुत कम पॉकेट्स में कर रहा है। लेकिन मसला वही है कि अब्सा, मैंने कल भी आपको कहा था कि भारत एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। भारत की इस वक्त एक इकोनॉमिक पावर है, वो इस तरह के लोग उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ममालिक उधर करना चाहते हैं। हमारे साथ तो कोई मुस्लिम ममालिक भी नहीं आके खड़े हुए, तो बाकी दुनिया की तो क्या ही कहना। तो ठीक है, बिल्कुल वो सही बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, ख़ासतौर पे मीडिया का, यूएन का, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का, लेकिन उसके बावजूद भारत कुछ नहीं बदलेगा। असल चीज़ तो तब हो ना कि जब ये आर्टिकल 370 जो उन्होंने रिवोक किया ये वापस कर दे। वो तो वो नहीं करेंगे। मोदी सरकार बिल्कुल इस मूड में नहीं है, वो तो बल्कि क्रश करना चाहती है। वहाँ पे हो सकता है एक जेनोसाइड भी हो, एक एथनिक क्लिनजिंग भी हो, जिसका अभी तो दुनिया को पता नहीं कब पता चलेगा, और किस किस्म की अपराइजिंग जिस किस्म की उधर हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम खून रेजी उधर देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल नहीं इस चीज़ को बदलेंगे, ना अपने इस इकदाम से पीछे हटेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल प्रेशर तो तब काम करे ना अगर वो पीछे हट जाए। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं का ऑप्शन है। मोइज साहब भी यही कह रहे थे कि दबाव बहुत होगा लेकिन रवैया नहीं लगता भारत का बदलने वाला, यानी उनका भी ऑप्शन नहीं का ही था। हम मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, आपके ख्याल में, आप जिस तरह महमल बता रही हैं कि भारतीय ऑपोजिशन भी कुछ एक्टिविटी पहले बहुत पाबंदी थी हमें करती हुई नजर आ रही है, बयानात भी उठ रहे हैं, उनकी मईशत से मुतालिक भी भारत की अब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अब भारत का रवैया और जो आलमी प्रेशर है उसके बाद कोई आपको फ़र्क नज़र आएगा उसके अंदर हमें? देखिए, दबाव जिस तरह मोइज साहब भी कह रहे थे, महमल भी कह रही थी, दबाव तो आया है, माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव आया है। लेकिन साथ में अफसोस भी होता है कि जब कोई एक मुस्लिम कंट्री जो है उनको हाईएस्ट अवार्ड देती है, अपना सिविल अवार्ड, जो यूएई की गवर्नमेंट ने दिया, यानी अगर माफ़ कीजिएगा, अगर ये रवैया हो तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इस चीज़ को डिले भी किया जा सकता था, इस सारी चीज़ों को। तो आपको फिर ये फ़ील होता है कि जी गैर मुल्की दबाव तो बहुत है, दूसरी दुनिया में, मगरबी दुनिया से दबाव आ रहा है, मगरबी मीडिया से दबाव आ रहा है, और यूएन से दबाव आ रहा है, अमेरिका भी तशवीश का इजहार कर रहा है, बरतानिया, फ़्रांस की तरफ से भी ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं तो फिर ये ऐसी ख़बरें जब सामने आती हैं तो फिर अफसोस होता है। देखिए, मोदी ख़ुद भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनकर उभर रहे हैं, और मोदी का जो बयानिया है उस बयानिए में सारा तशद्दुद, नफ़रत, बदतरीन जो इंसानी हुकूक, ये सारी चीज़ें उनके बयानिए के ऐन मुताबिक हैं। यानी वो जब उन्होंने गुजरात का मैसेकर किया, गुजरात में कत्लेआम किया, तो उसका रिवॉर्ड उन्हें क्या मिला? उनको नॉमिनेट किया गया भारत के वज़ीर आज़म के लिए। उसके बाद जो उन्होंने भारत में सेकुलरिज्म को ख़त्म करने के लिए काम किया, हिंदुत्व को राइज करने के लिए काम किया, तो उनको दूसरी टर्म मिली, और दूसरी टर्म में वो ज़्यादा अक्सरियत से आए, और उस कैंपेन में उनका यही वो रहा कि वो जब बरसर इख्तिदार जो दोबारा अगर मुंतखब हुए तो वो मकबूजा कश्मीर में ये कर गुजरेंगे, तो उनको ज़्यादा मेजॉरिटी से लाया गया। तो उन्होंने पूरे भारत के कल्चर को, सियासी कल्चर को, भारत के पूरे सियासी माहौल को उन्होंने काबिल नफ़रत बना दिया है। उन्होंने तकसीम कर दिया है भारत को। वो भारत को एक ऐसी जानिब ले जा रहे हैं कि जहां ना वो भारत की अपोजिशन की सुन रहे हैं, ना वो भारत की वो सेन वॉइसेस की बात सुन रहे हैं। वो अपने उस बयानिए को, जिसमें सिर्फ कत्ल व गारतगरी है, जिसमें सिर्फ तशद्दुद है, जिसमें सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिसमें सिर्फ मीडिया ब्लैकआउट है या भारत के मीडिया का प्रोपेगेंडा है, तो वो एक जो उनका माइंडसेट है वो इंतहा पसंदी की इंतहा है। लिहाजा वो उस चीज़ को राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबाव को वो सस्टेन भी करेंगे अगर दबाव उन पर आया, लेकिन वो जिस तरह हमारे बाकी साथी कह रहे थे कि वो
पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि यही उनके बयानियाँ है, यही उनकी सियासत है, यही उनके नज़दीक चीज़ें हैं जो उन्हें कामयाबी दिला रही हैं। अब वो ये नहीं सोच रहे कि इसके नतीजे में वो मुल्क को, दोनों मुल्कों को एटमी जंग की तरफ ले आए हैं। यानी उनके जहन में ये होते हुए भी कि इससे लाखों आदमी, करोड़ आदमी मारा जा सकता है, वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को वापस किया गया, उससे क्या है कि उन्होंने उस सारे प्रेशर को जो मीडिया से आ रहा है, वर्ल्ड मीडिया से आ रहा है, जो मुख्तलिफ ममालिक से आ रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं वो मुसलसल। तो मेरा ख्याल है वो खुद दुनिया के लिए तो एक सिक्योरिटी रिस्क बनी गए हैं, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपने बयानिए से हटेंगे? इरशाद भट्टी साहब, अब जब ट्रंप भी मुलाकात करने जा रहे हैं समिट में, साइडलाइन पर मोदी से खुल के इजहार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उस तरीके से जैसे पहले नहीं बात की गई, खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी दुनिया भर का मीडिया कश्मीर के मामलात के ऊपर कवरेज कर रहा है, इस वक्त कंडेम किया जा रहा है भारत को। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाएगा मोदी के लिए इस बयानिए को बदलना, या फिर नहीं है चांसेस इसके? देखिए, पहली बात तो बदकिस्मती है कि मोदी जैसा फाशिस्ट, डिक्लेयर्ड कातिल, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द, ज़हनी तौर पर खिसका हुआ इंसान, 1.25 अरब से ज़्यादा और 100 ज़बानों से ज़्यादा बोलने वाले मुल्क, गांधी जी के मुल्क का सरबराह है आज। वहाँ अक़लियतें छोड़ें, जो उनकी मईशत का अपना सत्यानाश हो गया है, वो आप देखें कि बेरोज़गारी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 2 मिलियन लोग चूहे खाकर सालाना गुजारा करते हैं। अपने अज़ा फ़रोख्त करने वाली कौम है सबसे ज़्यादा, और फुटपाथों पर सोने वाली कौम है सबसे ज़्यादा, ख़ुदकुशियाँ करने वाली कौम है सबसे ज़्यादा। और सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि एयर इंडिया का 7 माह से अपने फ्यूल के पैसे नहीं दे सकी, जो 4,500 करोड़ बनते हैं। 58,000 करोड़ कर्जा इसके अलावा है। और उसकी वजह यह है कि 400 अरब डॉलर सालाना कर्जे में से भारत, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा वो असला लेने वाला है, 400 अरब डॉलर सालाना असले में से भारत ने 9% हर साल असला लेता है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि 70% से ज़्यादा जो भारतीय हैं उनके पास बाथरूम ही नहीं है। तो कहीं पानी, वो हमारे कहीं पानी नहीं है तो मर रहे हैं, कहीं पानी है तो मर रहे हैं। और 2015 में भारत की शरह तरक्की 7.8% थी, चीन से ज़्यादा थी। अब जो हाल हो गया है वो आप देख लें इसका। और बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बिलाशुबा पिछले 20 दिनों में कश्मीर पर बहुत बात हुई, इतनी बात हुई जितनी 70 सालों में नहीं हुई। बिलाशुबा दुनिया का मीडिया भारतीय जुल्म को कर रहा है, बिलाशुबा दुनिया की भर की सिविल सोसाइटी निकली है, बिलाशुबा दुनिया को पता चला है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोरी फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, बिलाशुबा हमारे पाकिस्तान का भी मुकदमा बार सुना जा रहा है और हमारा सच भी बिक रहा है। लेकिन बात वही है कि मुस्लिम उम्मा भारत के साथ है, दुनिया भारत के साथ है। और आज जो अवार्ड काबिल अफसोसनाक, शर्मनाक, काबिल मजम्मत और यानी वो ये है। और जब इस ऐसी सिचुएशन में होगी, जब मफादात होंगे, जब अपने सारे, ठीक कहते हैं सारे, अब तो वो जज्बात वाली चीज़ रह ही नहीं गई। ये पाकिस्तानी रह गए हैं जो साइबेरिया के नवा में कोई कुटिया गिरती है तो हम अपनी दुकानें जला लेते हैं। दुनिया बदल गई है। तो दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कोई पड़ेगा। यानी इतना भी आप अंदाजा करें कि अभी तक इतने दबाव के बावजूद उसने कर्फ्यू नहीं उठाया। बाकी 370 आर्टिकल या 35 तो अलग बात है, कर्फ्यू नहीं उठाया। इतना दबाव उसने फील किया है खुद पे। हफीजुर न्याई साहब, ये भट्टी साहब कह रहे हैं कि दुनिया बदल गई है। यही हम देख रहे हैं कि जब इतना एक सेंसिटिव मामला चल रहा है कश्मीर वाला, तो यूएई भी, जिस तरह मज़र साहब बता रहे थे कि मोदी को एक आला अवार्ड से नवाजने लगी है, जिसको मलिहा लोधी साहिबा ने उनको लिखा भी है कि ये शख्स ये सूरत हाल कर चुका है भारत के अंदर और कश्मीर में कर रहा है, उनको आप अवार्ड देने जा रहे हैं। और मगरिब से लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी जानिब आवाज़ें उठ रही हैं इनके खिलाफ। तो आप क्या देखते हैं कि दबाव पड़ेगा कोई भारत के ऊपर? देखिए, अफसा मुईद साहब ने और मदद साहब ने खासा
जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट किया है, और मैं उसी में कुछ ऐड करूँगा, क्योंकि बेसिकली चंद चीज़ें तो जो आपका जो दबाव है, दबाव से जो मैं मुराद ले रहा हूँ और जिसको मोहित ने एक्सप्लेन किया है, तो मैं तो ये ले रहा हूँ कि आया वो दबाव वो मौसर दबाव है जिसके नीचे आके मोदी अपनी पॉलिसीज़ चेंज करेगा। अगर इसके खिलाफ दबाव, खाली दबाव तो नहीं होता ना, दबाव तो मैं इस मेज़ को दबा रहा हूँ, अगर मेज़ के अंदर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता तो इसका मतलब दबाव सही हासिल है। लेकिन दबाव का मकसद यह है कि इस मेज़ को अंदर धंस जाए और मैं धंस लेता हूँ तो उसका असर पड़ता है, तो उस दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी ने एक छोटा सा किया कोल्ड वॉर का ज़माना, ये कोई शक नहीं कि अब मीडिया, जो दुनिया के मीडिया में मोदी को आड़े हाथों लिया जा रहा है, उस इंटेंसिटी का तो नहीं है जो कोल्ड वॉर के ज़माने में था, क्योंकि उसके अंदर एक नज़रियाती पुश थी उसके पीछे, और उसके ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट थे वेस्ट के और अमेरिका के, तो इसलिए वो बड़ा ही वायलेंट था। लेकिन जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि उस मीडिया के साथ जो हुकूमतें थी वेस्ट की, अमेरिका या यूरोप, जो कि एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक था, वो सारे एक पेज पे थे। आज आपकी जो हुकूमतें हैं वो एक पेज पे नहीं है, बल्कि एक पेज पे हैं इंडिया के साथ। उन्होंने किसी जगह पे पुलवामा से लेकर और जो लेटेस्ट जो अपराइज आई है, जो अपसर्ज आई है, वायलेंस के अंदर आई है, या उसकी जो एग्रेशन में आई है इंडिया के, उसको कहीं पे एक लफ्ज़ में सुनने के लिए तरस गया हूँ जो कहें कि इंडिया ने ये काम गलत किया और ये नहीं करना चाहिए था। अब आए दो चीज़ों से आपने इसको रिलेट करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक स्लो डाउन और दूसरा ये है G7। देखिए G7 के अंदर ये G8 को उन्होंने मुख्तसर करके G7 किया है, जिसमें इंडिया ओरिजिनल मेंबर नहीं है, और उन्होंने रशिया को बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ ना चाइना है ना रशिया है, कि उनके खास ग्रुप है। इसका जो मेन जो थर्स्ट है, इसका जो ऊपर सामने है वो तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो हिडन एजेंडा ईरान है। अब उन्होंने अपने सारे जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, इंडिया था, ये को 8-9 मुल्क हैं, इजिप्ट है, इनको उन्होंने बुलाया, क्योंकि ये सारे ईरान फोकस जो है जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें भी ये मुमकिन साबित होंगे। इसलिए इसका कोई तल्लक नहीं है कि वहाँ को कश्मीर डिस्कस होगा या ट्रंप कहेगा कि जी अच्छा भाई आओ दोस्त, भाई ये मामला चल पड़ा है, अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये कैसे, अगर को होगा तो उसमें यह होगा कि जी आया इसको ड्रेसअप किया कैसे किया जा सकता है। मोदी जितने कत्लेआम करा रहा है, वो ये जो सिलसिला है 2002 से मेरा वो जो गुजरात का जो हुआ था कहानी, जो उसके बाद जैसे मज़हर साहब ने कहा उसको रिवार्ड ही किया गया, और ये सारी बातें जो है, ये जो आज जो लिंचिंग हो रही है, ये 5-6 साल से तो हम बुरी तरह देख रहे हैं। मोदी के पहले दौर के अंदर जितनी हमने ह्यूमन लिंचिंग देखी है, लोगों को गाय के गोश्त खाने पे जो कुछ हुआ, जो ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, ये सारा कुछ हुआ, ये सारे के सारा मौजूद था। इकोनॉमिक स्लो डाउन उनका एक साइकिल है, क्योंकि उनकी इकॉनमी एक पीक पे पहुंच चुकी है। तो इकॉनमी दुनिया में, चाहे चाइना की इकॉनमी है, चाहे सारी है, जब पीक के पे इकॉनमी पहुंचती है उसके थोड़े रिवर्स आता है, 5.8% पे ग्रोथ कर रही है, जिस पे उनका ख्याल यह है कि 2-3-4 साल का साइकिल पीछे है। तो इसका आपके दबाव पे ताल्लुक नहीं है, और दबाव का जो है कि आया ऑलरेडी जो मीडिया की जो पर्टिनेंट बात की है, जो सही है कि आया मीडिया की वजह कोई दबाव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वारदात हो चुकी है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है या हमारी जो क़यादत जो वाइब्स भेज रही है, बिल्कुल सही भेज रही है कि तंग आमद व जंग आमद, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यही हमारी लीडरशिप कह रही है, और कौम भी यही कह रही है। कल भी जो हमारा वहाँ पे हुआ है इस्लामाबाद के अंदर जो रैली हुई है, उसके अंदर भी सारे आज़ाद कश्मीर का सदर भी था, पाकिस्तान सारे थे कि ये तंग आमद व जंग आमद, इस दबाव को हमने बर्दाश्त करना है, जो वोट वहाँ डाला है, और हमने उसको दबाव हमने डालना है। मोदी उसी से पीछे हटेगा और किसी बात से पीछे नहीं हटेगा। न्याय दबाव तो पड़ेगा ही, लेकिन कितना मौसर दबाव होगा ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। लेकिन हमें ये देखना होगा, जो समिट की साइडलाइन पे ट्रंप और मोदी के दरमियान मुलाकात होगी, क्योंकि ट्रंप इस बात का खुलकर इजहार कर चुके हैं कि जो कश्मीरी है वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, और ये बहुत अहम मामला है। तो हम देखते हैं कि उस मुलाकात में क्या बातचीत होती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। सदर मुमलिकत ने बगैर ऑपोजिशन से मुशावरत के इलेक्शन कमीशन के अरकान को नामजद किया, उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने सदर मुमलिकत की जानिब से मुकर्रर किए गए 2 नए अरकान इलेक्शन कमीशन से हलफ लेने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़ है कि नए अरकान का तकर्रुर आइन के खिलाफ किया गया है।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह वाजे किया है कि यह कोई सरकारी मुलाजमत नहीं जिसमें चार्ज लिया और दिया जाता है, बल्कि बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 214 के तहत इसका हलफ होता है। बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस हवाले से ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए आर्टिकल 213 और 218 को फॉलो नहीं किया गया और सदर को मेंबरान की नामजदगी का इख्तियार नहीं होता, इसलिए इस तकर्री को कबूल नहीं किया जा सकता और न ही सदर के मुकर्रर करदा अरकान का हलफ लिया जाएगा। उधर विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान खिलाफ कानून करार दे दिया है, जबकि साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने सदर के मुकर्रर करदा 2 अरकान से हलफ न लेने के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा इकदाम है। सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की नामजदगियाँ खिलाफ कानून की गई हैं। नए अरकान से हलफ नहीं लूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान खिलाफ कानून है, ये कहते हैं वजीर कानून फरोग नसीम। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किसका मौक़िफ़ आपके ख्याल में दुरुस्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर वजीर कानून फरोग नसीम का? सबसे पहले इस मामले पर हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद भट्टी साहब, जहां वैसे ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई डायलॉग नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर, ये एक आईनी मामला है, ये हमेशा से ऐसे ही चलता आया है कि मुशावरत से ये फैसला किया जाता है, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है ये और क्यों ये तरीक़ाकार अपनाया हुकूमत ने? देखिए, इसमें मैं जितना मैंने देखा है, मैं दोनों में किसी में नहीं जा सकता कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि ये टेक्निकल मसला है और एक इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री हो तो कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मतलब हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करती है। अगर वो ना कर सके तो पार्लिमानी कमेटी करती है, अगर वो ना कर सके तो इलेक्शन कमीशन करता है। जैसे खोसो साहब की लॉटरी निकल आई थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ना कर सकी, पार्लिमानी कमीशन कमेटी ना कर सकी और खोसो साहब को इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। यहाँ सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो मेंबरान है हुकूमत और अपोजिशन मतलब कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों, माज़रत चाहता हूँ बहुत दफ़ा आज कायद कहूँगा, कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मतलब हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर करेंगी। अगर वो नहीं कर सकती तो पार्लिमानी कमेटी करेगी, अगर पार्लिमानी कमेटी नहीं कर सकती तो फिर आइन का आर्टिकल 213 खामोश है। ये खामोशी क्यों है, ये बाऊ 18वीं तरमीम वाले रज़ा रब्बानी साहब से पूछें, क्योंकि 27 बंदों ने बंद कमरे में बैठकर 18वीं तरमीम जब मंजूर की, कुरान पर हलफ ले लिए और सब से कहा कि बाहर नहीं बताना, सूबों की तैयारी सिफर थी और मंजूर हो गई 18वीं तरमीम। तो उसमें 18वीं तरमीम में ये तय ना हुआ कि जब वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर ऑफ जो हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ तय नहीं कर सकेंगे, कमेटी तय नहीं कर सकेगी, तो फिर क्या करेगा, फिर क्या होगा? अब हुकूमत भी सच्ची है कि जब कायदे हिज़्ब इक़्तिदार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तय नहीं कर सके, पार्लिमानी कमेटी तय नहीं कर सकी, तो उन्होंने इमरान तकर्री कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक हैं, क्योंकि ये हमेशा से हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से होता आया है, तो लिहाजा लग यही रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहीं हल होगा या सुप्रीम कोर्ट ही कोई गाइडलाइन देगी इसके अलावा। ठीक है जी, किसी एक का नाम आप कह रहे हैं नहीं ले सकते। मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये जो 18वीं तरमीम वाली बात भट्टी साहब कर रहे हैं, ये कल प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर कानून ने शहजाद इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के कुछ नकाइस हैं जिनकी वजह से इस तरह के मामला पेश आते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत क्लियर सी बात है कि जब इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को नामजद किया जाएगा तो अपोजिशन से मुशावरत होगी। आपके ख्याल में ये कितना अहम होता है इस तरीक़ाकार को फॉलो करना? देखिए, पहले तो इस बात की तस्दीक कर दूं कि 18वीं तरमीम सिर्फ 27 लोगों ने मिलकर नहीं बनाई थी। ये 1 साल तकरीबन 9 महीने का प्रोसेस था। इसके लिए बाकायदा इश्तिहार दिया गया था, इस पर तजावीज़ मांगी गई थी, गालिबन कई 100 तजावीज़ आई थी इस सिलसिले में। हर मुख्तलिफ़ तबकों ने अपनी अपनी नुक्ता नज़र से तजावीज़ पेश की थी। मुझे नहीं पता उस वक्त फ़रोग नसीम साहब ने कोई तजवीज़ पेश की थी या नहीं की थी, लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं था, ये जो मीटिंग्स होती थी वो ज़रूर एक बंद कमरे में होती थी और उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाती थी जिसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इसमें ये नहीं था कि इसमें बाहर के लोग अपनी राय नहीं दे सकते थे।
इसका पूरा प्रोसेस था, क्योंकि मैं उस ज़माने में इस्लामाबाद में ही था, मैंने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया था। तो अगर कोई अब ये शिकायत करता है तो फिर वो उस वक्त कहाँ था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरी बात ये कि ये अगर आइन खामोश है तो ये किसने इख्तियार दे दिया वज़ीर क़ानून को या सदर मुमलिकत को कि वो तकर्रुर कर दें। पहली चीज़ ये कि क्या नेगोशिएशंस शुरू हुई, क्या मशावरत शुरू हुई, क्या एक्सचेंज ऑफ नेम्स हुए, क्या इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया गया जो प्रोसेस होता है कंसल्टेशन का, क्या कंसल्टेशन हुई, क्या वज़ीर आज़म कायद ऐवान ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कोई ख़त लिखा, क्या हुकूमत ने कोई नाम भेजे और उसके जवाब में अपोजिशन ने कुछ नाम भेजे। ये अगर कुछ इनिशियली मेरी इत्तला है कि शायद के नीचे के लेवल पे कुछ गुफ्तगू हुई थी जिस पे इत्तेफाक राय, लेकिन जो कंसल्टेशन होती है वो नहीं हुई कंसल्टेशन। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जी डेडलॉक हो गया। डेडलॉक उस सूरत में होता है जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं, जब आप नेगोशिएट करते हैं, जब आप नामों के तबादले करते हैं और इत्तेफाक राय नहीं हो रहा होता, उस सूरत में डेडलॉक हो सकता है। तो उसके लिए फिर होना तो ये चाहिए था कि वो वज़ीर क़ानून चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखते और उनसे कहते कि जी ये इत्तेफाक राय नहीं हो रहा तो आप गाइडलाइन दें, या इवन सुप्रीम कोर्ट को लिख देते। ये किसने इख्तियार दे दिया सदर मुमलिकत को कि 2 नाम उठा के आपने नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया। तो मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो हल्फ नहीं लिया वो उनका मौक़िफ़ मुझे ज़्यादा दुरुस्त लगता है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस लिहाज से जल्दबाजी की कि बग़ैर कंसल्टेशन की अपोजिशन के आपने एक राय कायम कर ली कि जी क्योंकि एक वैक्यूम है और वैक्यूम को फिल करना है। जी बिल्कुल। न्याई साहब, आपके ख्याल में मियां रज़ा रब्बानी साहब भी बहुत तशवीश का इजहार कर रहे थे कि ये आइनी मामलात होते हैं, इनसे जब हम हट जाते हैं तो मामलात फिर कंट्रोल में नहीं रहते। तो यहाँ तो बातचीत ही नहीं हुई, ऑपोजिशन से नाम ले लिए जाते हैं, मामला इसी तरह का है, इसमें कोई हर्ज ना होता। लेकिन आप क्या समझते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अब बात ये कि बातचीत हुई है और इसमें बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त भी लिखा है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी ख़त आया है। दोनों शहबाज शरीफ साहब ने 6 नाम भी दिए, वज़ीर आज़म साहब ने भी, हुकूमत ने भी अपने नाम दिए। बातचीत हर सतह पर हुई है, लेकिन चूँकि माहौल ऐसा जो आप देख रहे हैं, दोनों नहीं माने। और दूसरी बात मज़हर साहब की, मैं ये ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने कवर किया होगा कि कौमी असम्बली के पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम पे मुझे तो कोई पता नहीं है ना कि मैं इस 18वीं तरमीम के ना हक में हूँ ना मुखालफत में हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि इसमें वो नहीं कर सके। लेकिन इशू ये है कि 18वीं तरमीम का पार्लियामेंट में बहस हुई और फिर क्यों 27 बंदों ने, वो 27 बंदे वो थे जो हर जमात का एक नुमाइंदा था, उन्होंने अंदर कमरे में बंद करके बाद में कुरान पे हलफ क्यों लिया कि हम नहीं बाहर किसी को बताएंगे? क्यों सूबों की तैयारी नहीं हुई? क्यों सारा कुछ सूबों को पकड़ाकर आपने 18वीं तरमीम मंजूर कर दी? ये सारा इन्होंने अपने लिए किया था, अपनी जमातों के लिए किया था। जरदारी साहब ने सिंध के लिए किया था, नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए किया था, बाकियों ने अपना किया था। वफाक को तबाही फेर दी और सारा कुछ लेके सूबे में चले गए, बजट और आज सूबे का हाल देख लें, जिसने चैलेंज किया भट्टी साहब, किसी ने चैलेंज किया इस चीज को? भट्टी साहब, किसी ने चैलेंज किया इसको? सर ये तो अब मैं ही रह गया हूँ सर। मेरा ख्याल है मुझे ही कर देना चाहिए, बाकी दुनिया तो पता नहीं अब क्यों नहीं करती। क्या उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते? 18वीं तरमीम के ऊपर पिछले 1 साल में जितनी बात हो रही है, आप देखें ना, अगर किसी चीज पे सीक्रेसी मेंटेन की गई, उसके बावजूद उन्होंने इत्तेफाक राय से इसको किया, इश्तिहार दिया अखबारात में। मगर भाईजान, ये अखबारात में इश्तिहार दिया जो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुई, लोगों को नहीं पता चला, सारों को डिस्कशन नहीं हुई, इस पे मुशावरत नहीं हुए, कि फिर 18वीं तरमीम, ये बहुत बड़ा काम होने वाला था। 18वीं तरमीम कौमी असम्बली में एक एक बंदे, वैसे तो असम्बली में क्या उन्होंने हाथ खड़े कर देते हैं, हाथ बढ़े, लेकिन फिर भी एक एक बंदे को इस पे बड़ा लंबा प्रोसेस होना चाहिए था। क्यों कुरान पे हलफ लिए? सिर्फ यही पता कर लें, आप तो पुराने दौर में कवर करते रहे हैं, क्यों कुरान पर हलफ लिए कि बाहर नहीं बताना? 27 बंदे क्यों बंद कमरे में बैठ जाते होते थे? सर इसलिए लिए कि जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस 73 के आइन का था, 73 का आइन बनने नहीं पा रहा था,
इसलिए कि हर चीज़ लीक हो जाती थी बाहर, चीज़ों पे इत्तेफाक राय नहीं हो जाता था, उसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन ये ओपन था, ये तो नहीं था कि अगर वो 18वीं तरमीम की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी चीज़ें सामने आई थी, तो कोई भी आदमी उठ के सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। कोई भी ऐसी पार्टी जो आज समझती है कि ये चीज गलत हुई थी, वो उस वक्त चली जाती उस चीज को। ये तो नहीं था कि बाद में तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट थी। सर मंजूर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी ना, तो उसको चैलेंज किया जा सकता था। मजहर साहब और भट्टी साहब, मुझे आगे प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं। कौन सा हम समरमंद मुबारक और डॉक्टर अब्दुल कदीर अंदर बैठे हुए थे हलफ लेकर और एटमीन मंसूबा बना रहे थे और इतना बड़ा बना रहे थे कि जिसका कोई नहीं। अपनी अपनी दुकानें थी, अपने अपने मफादात थे, सारे छोटे छोटे। 18वीं तरमीम के वजह नुकसानात क्या हैं? वो 18वीं तरमीम के नुकसानात क्या हैं भट्टी साहब? इस पे कभी लिखिएगा आप। लिखिए नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे सर, जितनी इसके ऊपर बात हो रही है आजकल प्रोग्राम। वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम के नुकसानात क्या है। भट्टी साहब इसके ऊपर आप किताब लिखिएगा। आगे मुझे न्याय साहब की तरफ जाना है, प्लीज मुझे न्याय साहब की तरफ जाना है। इस पे बात करनी पड़ेगी। 14 नुकात बनाऊंगा, 14 नुकात बनाऊंगा कैद आजम के 18वीं तरमीम के। न्याजी साहब की तरफ जाना है मुझे। हफीजुरा न्याई साहब, आपके ख्याल में अगर डेडलॉक था भी, नामजद किए उन्होंने लोग, ऑपोजिशन ने यहाँ से नहीं बात इसके ऊपर बन सकी, तो बजाय इसके कि तहफ़्फ़ुज़ात दोनों पार्टीज़ के दूर होते, नाम किसी पे इत्तेफाक होता, सदर मुमलिकत कैसे नामजद कर सकते हैं? 8वीं तरमीम पे मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कहता जाऊँ कि चुपता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। मेरी भी कुछ रिजर्वेशन हैं, बहुतों की हैं, क्योंकि हर आइन की हर तरमीम के ऊपर हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को जो है ना दिले यज़दा में कांटे की तरह। और इसी तफसील जो है इकबाल की जो है की जो नज़म है इब्लीस की मजलिस शूरा, उसमें पूरी तरह मौजूद है। दूसरी बात ये देखें जी, मसला ये है कि ये जो हुआ वारदात, ये मामूली नहीं हुई, ये एक गैर आइनी हरकत है। मुझे पता है कि फ़रोग नसीम साहब फ़रोग लाकानूनीत में एक अरसे से मुलव्वस हैं। उन्होंने कई गैर कानूनी इक़दामात में और कई गैर आइनी इक़दामात में बड़े सीना तान के वो पिछले 8-10 साल से उनकी खिदमत पेश नहीं है। मुझे नहीं पता कि अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत उनके दिल से उतरी है या नहीं उतरी, वगैरह उनका इश्क वो भी देखने के काबिल था। फिर मुशर्रफ साहब के साथ जिस शदमत के साथ ये मुलव्वस रहे, इन लोगों को आदत पड़ जाती है कि डिक्टेटर्स के या इस तरह की जहनीत को सपोर्ट करने के लिए तन मन धन लगा देना, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है इसी का तुफैल कमाया है कि हर वो लाकानूनी हरकत, हर वो डिक्टेटर को, हर वो एक ऐसी सोच है, उसको ये अप्रिशिएट करें, एडमायर करें और इसमें नाम कमा के अपना मुस्तहकम कर चुके हैं। बाकी मुझे एक बात कहनी है, एक चीज़ है ड्यू प्रोसेस। मदर साहब ने उसकी तफसील बयान की है और उनकी असल बात को किसी ने खाते में नहीं लाए। वो ड्यू प्रोसेस जो है वो भी इतनी अहम चीज़ है। मैं तो हैरान हूँ, मेरा ख्याल है कि 2 महीने बाद अगर ये करते और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना होता, या जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 महीने बाद रिटायर होंगे तो फिर ये क्या किया जाएगा। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। और अब हिम्मत है कि फ़रोग नसीम साहब की कि वो कह रहे हैं कि जो एक सक्का बंद किस्म के जयद जज हैं और जिनके से हमें कई कंप्लेंट्स भी रही हैं, लेकिन कानून की मुश्किलों से बहरा वाकिफ़ है, एक बंदा दिखा दें जो कि इलेक्शन कमीशन की राहदारियों में से घूम के आया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है चाहे वो उनका मेंबर है। और टीवी में कल बहुत सारे दर्जनों आए, किसी एक ने कहा हो कि ये जो कुछ फरमा रहे हैं लग़वियात, ठीक है, इसको कोई क्रीडेंस हासिल है। देखें, जो कुछ किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईन के मुताबिक किया है, उसके मुताबिक जो नैरेटिव आ रहा है बदनीति पे, ठीक है, और एक इंतहाई जो है जिसको कहने खबासत के ऊपर जो है उसका इन्हिसार किया गया। ये वही सारी चीजें कि इस मुल्क के अंदर आईन को सामने रख के जैसे हमने बुनियादी इंसानी हकूक के धज्जे उड़ा दिए, इस तरह हर चीज को आईन मौजूद है, हम उसकी एक एक शक को उसकी धज्जे उड़ाते जा रहे हैं और उसकी लेटर स्पिरिट में जाए बगैर एक खास किस्म की चीज को तरवीज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल न्याय साहब का पॉइंट। ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हम
महमल से और मोई साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वजीर कानून क्यों ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने गैर कानूनी काम किया है। उनके पास तो इख्तियार होता है हलफ लेने या ना लेने का। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुफ्तगू कर रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी से मुतालिक। चलेंगे महमल की तरफ। महमल, एक गैर आईनी इकदाम होता है तो वो सिलसिला फिर रुक नहीं पाता है, तो आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ एक तो दोनों में से आपको ठीक लगता है और कितना ज़रूरी है कि इन मामलात के ऊपर स्टैंड लिया जाए? हुआ ये था कि गालिबन 26 जनवरी को ये इनकी वो म्याद ख़त्म हो गई थी, तो इनको नए लोग अपॉइंट करने थे विद इन 45 डेज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। वो मार्च में था। मार्च में ये क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे। मतलब वो तो कश्मीर जैसे इंपॉर्टेंट इशू पे एक जॉइंट सेशन के उससे पहले कोई मुज़ाकरात या बात करने को तैयार नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है ना उनके लिए, तो वो तो शक्ल ही नहीं दिखना चाहते अपोजिशन की। फिर जब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने लेटर लिख दिया, जिसका भी भट्टी साहब ने जिक्र भी किया था। उस लेटर के जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने भी लिख दिया। वो आगे पीछे चलता रहा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात, फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी और इस तरह करके वो काफ़ी लंबा हो गया मामला और अभी तक ये चीज़ हुई नहीं। लेकिन इन्होंने बगैर कंसेंसस के नाम अनाउंस कर दिया सदर साहब ने। अब जो ये चीज़ है, इससे आपने एक इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बना दी है। तो मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि इसकी वजह से आपके अगले इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे अगर आपकी अपोजिशन इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है इन दो साहिब को। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कानून का जो दायरा है, वैसे फ़रोग नसीम साहब को कानून के ऊपर बड़ी ग्रिप है, वो बड़े अच्छे लॉयर है और बड़े अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो लूप होल्स भी निकाल लेते हैं और स्पिन भी अच्छी कर लेते हैं। तो इसके अंदर वो मान नहीं रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। लेकिन किसी और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से ये बात नहीं सुनी कि वो कहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत हैं और फ़रोग नसीम साहब ठीक हैं। साइलेंट भी हो अगर आर्टिकल 213, वैसे तो खैर वो उस तरह से कोई साइलेंट नहीं है, लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करे साइलेंट भी है तो फिर भी ये एक्चुअली अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिल बैठ कर कुछ करना होगा। यानी इसके एक तरीका है, कंसेंसस के बगैर ये नहीं हो सकता कि सदर साहब जो है वो नाम दे दें बगैर अपोजिशन से पूछे। उस पर तो अपोजिशन फाउल का क्राई करेगी ना, वो कहेगी कि हमारे साथ फाउल प्ले हुआ है। तो क्यों मुतनाज़े कर रही है ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन को? ये तो खुद बहुत ज़्यादा इन्होंने पिछले हुकूमत में इन्होंने 4 हल्कों का इतना शोर डाला था और इतनी इन्होंने चीज़ें की थी। ये तो कहते थे, हालांकि वो फ़खरुद्दीन इब्राहिम तो इमरान खान साहब को बड़े पसंद भी थे एक ज़माने में, लेकिन बाद में उनको भी मुतनाज़े कर दिया। तो अपनी इलेक्शन कमीशन, अपने दौर की इलेक्शन कमीशन में ये क्यों करना चाहते हैं मुतनाज़े? तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपोजिशन से दोबारा इस पर बात करनी चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए और कंसेंसस कैंडिडेट्स लेकर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आप ऑप्शन ले रही हैं और आप कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह के मामला से मुतनाज़ बना दिया जाता है, आइंदा इंतखाबात पे सवाल उठेंगे। मोहित यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं? साहब महमल कह रही है कि पीटीआई खुद इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, भरपूर आवाज़ उठाती थी, अपनी बारी सदर मुमलिकत ने ऑर्डर जारी कर दिया और नामजद कर दिया अफराद को। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, तब वो अपोजिशन में थे, अब वो हुकूमत में है। सियासत जो है वो इस तरह की चीज़ें करवाती है। जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे वो बहुत सी चीज़ें करते थे जिसका आज वो जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बात ये कि तकनीकी तौर पे तो ये इतना सिंपल मामला नहीं है। मुझे दोनों साइड समझ आती हैं इसकी। भट्टी साहब ने जो इसका एक्सप्लेनेशन दी है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। बात असल जो है ना इसमें वो ये है कि ये इस चीज़ की अक्कासी कर रही है कि हमारी सियासत कितनी पोलराइज हो गई है। कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद, कोई किसी को गाली देता है। कंसेंसस नामी चीज़ तो आप सोच ही नहीं सकते। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, किसी चीज़ में जहां आपका आइन कंसेंसस की बात करता है, मुझे एक दिखा दें जो हुई हो या जिसका होने का इम्कान हो। तो ये प्रोसेस हुआ, बातचीत हुई निचले सतह पे। मजहर साहब ने गालिबन कहा वो बात दुरुस्त है कि बातचीत हुई। अब वो कंसेंसस तक मामला कहाँ पहुंचना था, पहले ही उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके बाद ये एक इकदाम लिया जिसमें नाम आ गए। लॉ मिनिस्टर का गालिबन ये व्यू है कि जब लॉ मिनिस्ट्री ने एक चीज़ हुकूमत ने भेजी है तो ओथ लेना ना लेना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रोगेटिव नहीं है।
बहरहाल ये मामला अब हल कोई नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पे जो है एक नया तमाशा होगा और उसके बाद एक तरफ या दूसरी तरफ कोई ऊंट करवट बैठेगा। लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूं कि जिस तरफ हम चले गए हैं, कोई चीज जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत ने इकट्ठे होकर कंसेंसस डेवलप करना है वो नहीं होगा। पार्लियामान अपना काम नहीं कर सक रहा और ना ही कर सकेगा। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और इसमें ये मुल्क कैसे आगे कहां जाएगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वही साहब एक चीज लेते जाएं कि जो ड्यू प्रोसेस है वो आपने शायद आईन नहीं पढ़ा, भट्टी साहब पति कहां से दूर की कोड़ी लाए, उससे पहले वो तो दूसरी में बात है, उसमें बहस भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि आइन खामोश है। आइन के अंदर पहले क्या ड्यू प्रोसेस पर बात सुन लेना और बात सुनने की हिम्मत रखे ना। एक फिक्र रखे, ड्यू प्रोसेस फाइन है, फाइन नहीं हुआ। और इससे ज्यादा ये सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर से, कल बाद कंवर दिलशाद साहब से लेके हर बंदा जो भी वहां से, चाहे ब्यूरोक्रेट था चाहे था, सब ने यही कहा जो पहला कंडीशन है बड़ा क्लियरली स्पेसिफाइड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ड्यू प्रोसेस फाइनल करने के लिए वो नहीं हुआ, बात खत्म, पीरियड। आप इसमें ये इधर से लाए उधर से लाए, या ये भी ठीक है वो भी ठीक है, इसमें मेरे या उसके जवाब दे रहे जवाब दे रहे साहब, उनका पॉइंट सुनने न्याय साहब। ना तो मैं ड्यू प्रोसेस को पूरा ना करने की हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही या गलत। मेरा बुनियादी मकसद आपको कहने का सिर्फ ये है कि ये जो मामला खड़ा हुआ है इसमें अगर आप कानूनी पेचीदगी में जाएंगे तो आपको फरूक नसीम कानूनी नहीं हजूर, आईनी आप समझते हैं कि आईन कानून से बहुत आगे है, आईनी पेचीदगी। छोड़े चले जी आगे चले, छोड़ दे। ठीक है बस, ठीक है अब प्रोग्राम का वक्त है, यहीं पे मामले इस बात को गुफ्तगू को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में पेश की इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करते आए हैं कि ये मामला बहुत संजीदा है, इसके ऊपर कोई मुशावरत नहीं हो रही। मुशावरत तो ना हुई, सदर मुमलिकत ने इन अफराद को नामजद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मैं इनसे हलफ नहीं लूँगा, देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके सेटल होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुश्तरका हल अपोजिशन और हुकूमत मिल के इस मामले का निकालें, आइनी तौर पर जो दुरुस्त तरीक़ाकार हो। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।